नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड में पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने पीएम मोदी से सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करते हुए सोनिया और मायावती की सराहना की। हरीश रावत ने लिखा कि सोनिया गांधी और मायावती का प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व है। आप इनकी राजनीति से सहमत हैं या असहमत हो सकते हैं। हरीश रावत ने आगे लिखा कि इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि सोनिया गांधी ने भारतीय महिला की गरिमा और सामाजिक समर्पण के साथ जन सेवा के मापदंडों को गरिमा दी है। रावत ने यह भी कहा कि मायावती ने शोषितों को विश्वास जगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की मंजूरी मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और लगातार केंद्र की कोशिश है कि इस इलाके में निवेश को बढ़ावा मिले ताकि बाहर से उद्योग आकर यहां लग सके और स्थानीय लोगों में रोजगार पैदा हो। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए 28,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल पैकेज को मंजूरी दे सकती है। इससे पहले भी हाल ही में पिछली कैबिनेट बैठकों में एमएसपी को मंजूरी और स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके कुशल नेतृत्व में हिमाचल विकास के नए आयामों को छुए, ऐसी कामना है। ईश्वर आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को करेगा सुनवाई। कोर्ट में दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। सर्वोच्च अदालत ने आंदोलन को लेकर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और नई याचिका के मामले को साथ में जोड़ दिया है। इसमें 1954 के लिए संशोधन की बात की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में अब तक जवाब इसलिए दाखिल नहीं किया गया क्योंकि बातचीत से हल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने दिनों से कोई तरक्की नहीं हुई है, फिर अगर 11 जनवरी को हमें बताया गया कि बातचीत सही दिशा में चल रही है तो हम सुनवाई टाल सकते हैं। किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। किसान संगठनों ने 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत से पहले बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है। 7 जनवरी को किसान केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे तो वहीं 20 जनवरी तक देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। किसानों के मुताबिक अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारियां हैं और साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू करेंगे। किसान जहां 13 जनवरी को लोहड़ी मनाने का भी ऐलान कर चुके हैं तो वहीं 23 जनवरी को किसान आजाद दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी भी दी गई है। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर किसान डटे हुए हैं लेकिन सरकार की इंसानियत नजर नहीं आती। सामना में यह भी लिखा गया है कि दिल्ली की सीमा पर अब तक 50 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार की नज़र में इन किसानों की बलिदान की कोई कीमत नहीं। सरकार में इंसानियत होती तो किसानों की जान से खेले जाने वाले इस खेल को रोक लेती। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी फतेहाबाद पहुंचे जहां उन्होंने 26 जनवरी की किसानों की परेड को लेकर कहा कि किसान संगठन की पूरी तैयारियां हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हर गांव से 150 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान आंदोलन के साथ अब हर शख्स जुड़ रहा है।
चंडीगढ़ को घेरने को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल आंदोलन दिल्ली में जारी रहेगा। चंडीगढ़ घेरने को लेकर कोई विचार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। चढ़ूनी ने भाकियू के कई पदाधिकारियों के नाम भी घोषित किए हैं और नए पदाधिकारी बनाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर बैठे किसानों से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सिरसा में चढ़ूनी ने कहा कि सिरसा के लोगों का स्वागत के लिए आभार और इस पावन धरती पर आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। सिरसा के लोग किसान आंदोलन में आहुति डाल रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार जिद पकड़ के बैठी है। एक बार जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो वापस नहीं होता। लोकतंत्र में तो नींद नहीं आनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़क पर हैं। उन्होंने कहा कि अन्नदाता जो अनाज पैदा करता है वो अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सरकार मसले को लेकर टस से मस नहीं हो रही। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में किसान आंदोलन में जान गंवा चुके परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। कृषि कानूनों को विरोध के चलते किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ढासा बॉर्डर पहुंचे और किसानों को समर्थन में वादा भी किया है। अशोक तंवर ने इस दौरान कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। आने वाले वक्त में पाकिस्तानी भी कहा जा सकता है। पलवल के NH 19 स्थित ओटाहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 34वें दिन भी जारी है। साथ ही 16 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे हुए हैं। किसानों ने कहा कि सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी पूरी विफल रही है, तो वहीं सरकार ने अपनी मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते। दिल्ली बॉर्डर की तरह अब शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन दरबार सजने शुरू हो चुके हैं। पंजाब संगीत अकेडमी जत्थे के बच्चों ने शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन कर किसानों का हौसला बढ़ाया और साथ ही किसानों के आंदोलन की जीत की कामना की। पंजाब में आए संगीत अकेडमी के सदस्यों ने कहा कि उनकी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों की बात न सुनने का भी आरोप लगाया। रोहतक के मकड़ौली टोल पर किसानों से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के बाद चंडीगढ़ की बारी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। गुरुग्राम में कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों को निजी स्कूल संचालकों ने स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द स्कूल खोलने के लिए मांग की गई है। फरीदाबाद में 1 करोड़ के घूसकांड को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। विधायक नीरज शर्मा ने खत में बड़े अधिकारियों की साठगांठ की जांच की मांग की है। विधायक नीरज शर्मा ने खिड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और बड़े अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के साथ ही पीड़ित और विजिलेंस पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जल्द ही हरियाणा राज्य के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि अगले 1 से 1.5 साल में हरियाणा के सभी गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। रणजीत सिंह ने यह भी कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां सभी गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद बिजली विभाग में बहुत बदलाव किए हैं। सबसे पहले रणजीत सिंह ने कहा कि जल्द ही ऐसा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम में बोहरा धर्मशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर गरीब आदमी तक सरकार की सहायता पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकारी खर्च पर कृषि क्षेत्र के पुराने जर्जर ट्यूबवेल जिनका जल स्तर नीचे चला गया है, नहरें पानी पर आधारित पाइपलाइन के माध्यम से उन ट्यूबवेलों को दोबारा रिचार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके।
उन्होंने ये भी कहा कि माइनरों और रजवाहों के टेल तक पूरा पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खरखड़ी में 150 एकड़ भूमि पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र के साथ साथ सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है। उस कड़ी में बहल में 42 करोड़ रुपए की लागत से विशाल पशु अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। नूंह जिले के नरहड़ बाईपास रोड के पास से निकल रही नहर अचानक टूट गई, जिससे कई घरों में पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि नहर में बरसात का पानी तेज बहाव से आने से यह हादसा हुआ है। नहर के पानी के घरों में घुसने से घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। तो वहीं लोगों में सिंचाई विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। नाराज लोगों का कहना है कि समय रहते नहर को रोक लिया जाता तो घरों में पानी ना घुसता। मामले की जानकारी मिलने के बाद नहरी विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से टूटी हुई नहर का निर्माण कराया जाएगा। सिरसा के बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जीएम और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि 1 महीने पहले नए ठेकेदार के नियमों को दरकिनार कर नौकरी पर रखा गया था, लेकिन ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर कर्मचारियों से नौकरी के नाम पर रिश्वत भी ली और नौकरी भी नहीं दी। ठेका कर्मचारियों ने वापस नौकरी पर रखने को लेकर रिश्वत ली गई, वापस लौटाने की मांग जीएम से की थी। तो वहीं जीएम से भरोसा मिलने के बावजूद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ है। सड़क पर पड़ा मिला है खून में सना शख्स और पुलिस ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शख्स की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि शख्स के सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। शख्स के नेपाल के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस हादसे को लेकर पड़ताल कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी में देर रात 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पहले भी दोनों पक्षों में झगड़े को लेकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड में आरोपी रेहान की जमानत याचिका पर आज फैसला संभव है। हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई कार को चला रहा था आरोपी रेहान। रतिया में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए भड़के किसानों ने बैठक कर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा कि खाद की कालाबाजारी प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द खाद की कालाबाजारी बंद नहीं की तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों की दुकानों पर ताले जड़ देंगे। सोहना के सुलेमान कॉलोनी में एक मजदूर महिला के साथ बदमाशों ने अश्लील हरकत की। मामले में रोकटोक को लेकर बीच में आए महिला के पति की दबंगों ने पिटाई कर डाली। महिला का आरोप है कि उसके पति देवर और जीजा को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने पुलिस से जब मामले की शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं करी और साथ ही मामले में पुलिस का साथ न मिलने के बाद मजदूर परिवार के प्रशासन से अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। टोहाना में पुलिस ने 7000 नशीली प्रतिबंधित गोलियों समेत बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस नशा तस्करों की तलाश में लगी हुई है। बवानी खेड़ा के कई गांवों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। 24 घंटे में दर्ज की गई है 20 से 25 mm तक बरसात से किसानों की फसलों को भी फायदा हुआ है। तो वहीं आपको बताएं कि ओलावृष्टि होने से सरसों और सब्जियों में नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। कैथल के गांव हैंडबॉल खिलाड़ियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल मैदान में प्रैक्टिस करने की अनुमति मांगी है। दरअसल इसको लेकर खिलाड़ियों ने प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। खिलाड़ियों ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते मार्च महीने में उनकी प्रैक्टिस बंद है। अब ऐसे में उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। जिंद डिपो महाप्रबंधक ने बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। इसमें यातायात शाखा समेत दूसरे सभी कार्यालयों में ड्यूटी से नदारत मिले कर्मचारियों को गैरहाजिरी लगाकर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
करनाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि एसपी कॉलोनी में बीती रात 2 छोटे टेम्पो में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि 7 मंजिला जिंदल कंबाइंस का ऑफिस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में आग सुबह करीब 3 बजे लगी है, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि 50 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं पता चला। फरीदाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने रात के अंधेरे में अपनी सूझबूझ से एक मकान गिरने से बचा लिया। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू की कृषि भूमि की ऑनलाइन अपार्टमेंट की समस्या को ठीक करवाने के लिए ग्रामीण उपायुक्त से मिले और डीसी सिरसा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निवारण की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि रकबा की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन टोकन लेते समय गांव के रकबा को शहरी क्षेत्र में दर्शाया गया और गांव को टोकन शहरी क्षेत्र में नहीं कटता। उक्त गांव के कुछ नंबर को छोड़कर बाकी नंबर कृषि भूमि के हैं। पंचकुला सेक्टर 26 की क्राइम टीम ने बाइक सवार स्नेचरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। महेंद्रगढ़ जिले में बारिश से किसानों के चेहरे पर जहां खुशी है, तो वहीं लगातार 2 दिन से छाए बादलों ने किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। लेकिन बारिश के बाद किसानों को सर्दी कम होने की भी उम्मीद है। लगातार पड़ रही सर्दी से पाला पड़ने से संभावना ये थी कि पाले की वजह से फसलों को खतरा बना हुआ था, लेकिन किसानों का मानना है कि ये बारिश फसलों में संजीवनी का काम करेगी। महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन होने की वजह से यहां होने वाली फसलें बारिश के मौसम पर ही निर्भर होती हैं। बारिश से जिलों में सरसों, गेहूं और चने की फसलों में फायदा होगा। तो वहीं रेवाड़ी में कोरोना स्ट्रेन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज को आइसोलेट कर दिया है। गुरुग्राम में जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी हैं। हरियाणा में पंचकुला के बाद गुरुग्राम में ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीन के भंडारण, उसकी ढुलाई का इंतजाम, वैक्सीनेशन स्थल पर भीड़ प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविन पोर्टल पर संबंधी डाटा अपलोड करना, टीका लगाने के बाद किसी की हालत बिगड़ जाने पर इंतजाम को परखा जाएगा। गुरुग्राम सीएमओ वीरेंद्र यादव की माने तो ड्राई रन की प्रक्रिया 7 जनवरी को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में की जाएगी। जिले में चिन्हित किए गए वैक्सीनेशन पॉइंट से ही किन्हीं 3 जगहों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया जाएगा। रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन लगाने के लिए स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर सीरिंज कंपनी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। टीकाकरण को लेकर सीरिंज की कमी न होने को लेकर हिंदुस्तान सीरिंज कंपनी ने युद्ध स्तर पर अपना काम भी शुरू कर दिया है। कंपनी के मुताबिक रोजाना 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। रोजाना करीब 24 लाख सीरिंज का उत्पादन हो रहा है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन से सामने आए हैं नए स्ट्रेन के मामले, अब तक 38 हो चुके हैं। तो वहीं करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। ब्रिटेन से आया शख्स कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके सैंपल लेकर दिल्ली भेज दिए गए हैं। टेस्ट के बाद मरीज ने नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। प्रशासन शख्स के परिवार के दोबारा सैंपल ले चुका है। तो वहीं कोरोना मरीज को कोविड सेंटर जाट धर्मशाला में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले 106 लोगों को ट्रेस भी कर चुका है। हरियाणा में 259 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। 300 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 4 मरीजों की मौत। तो वहीं कुल केसों का आंकड़ा 2,63,571 पर पहुंच चुका है। राजस्थान में सामने आए हैं 397 नए केस। तो वहीं 751 नए मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल केसों की संख्या 3,10,675 पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 729 नए मामले सामने आए। तो वहीं 928 मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही कुल केसेज 5,79,611 पर पहुंच चुके हैं। 12,286 एक्टिव मरीज हैं।
राजधानी दिल्ली में 442 नए संक्रमित मिले हैं, 557 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 6,27,698 केस कुल पाए गए हैं। 4,562 एक्टिव केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 3,160 नए संक्रमित मिले, 2,828 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा 19,50,171 है। 49,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। देश में 17,909 नए संक्रमित मिले हैं, 21,161 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 265 मरीजों की मौत हुई है। कुल केसों का आंकड़ा 1,03,75,478 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में 2,15,78,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। 3,65,620 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 83,50,770 एक्टिव केस हैं। दुनिया में 8,68,32,000 से ज्यादा कोरोना केस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 18,75,451 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 2,34,25,267 एक्टिव केसेस हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 29 दिन तक शांति रहने के बाद एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 83.97 रुपए हो गया, तो वहीं डीजल में 25 पैसे महंगा होकर 74.12 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। देश के अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल 90.60 रुपए लीटर और डीजल 80.78 रुपए लीटर है।